हेलो फ्रेंड्स, ये अपना लेक्चर नंबर 6 यूनिट फर्स्ट की चल रही है अभी अपनी। ठीक है। अब एक बार आप रिवीजन देख लीजिए, लेक्चर 5 तक का है जो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। टाइप ऑफ डाटा, जो उसके मार्जिनल्स थे, ठीक है वो। उसके बाद रेशियो डाटा टाइप देख लिया, डाटा कलेक्शन की मेथड्स वगैरह सारी देख ली, सैम्पलिंग मेथड्स देख ली सारी, डाटा का क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ रहे थे अपन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अपन दो तरह से डाटा पढ़ रहे थे। एक तो क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक था क्वांटिटेटिव। अब पहला देखे, जो अपना क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव था ना, गुणात्मक, जिसमें क्वालिटी थी। क्वालिटेटिव डाटा का अपन कैसे ग्राफ बना रहे थे कि ये अपना ग्राफ है, ठीक है। ये अपना एक्स अक्ष है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाई अक्ष है, ठीक है। अब क्वालिटी वाले में क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो अपन एक्स अक्ष पे क्या लेंगे, क्वालिटी ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष पे क्वालिटी में रंगों के नाम, शहरों के नाम, मेल फीमेल, है ना, जो उसके एट्रीब्यूट्स थे सारे वो ले लेंगे। ऑल एट्रीब्यूट्स विच आर शोइंग क्वालिटी ऑफ डाटा, ठीक है। और वाई एक्स पर क्या लेंगे, संख्याएं, है ना, या उनका परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, है ना, वैल्यू, सारी चीज वाई एक्स पे आएगी। फिर हर एक उसकी, जैसे अपन एक्स एक्स पे कोई लाल रंग होगा, जैसे यहाँ पे लाल रंग होगा, उसकी मात्रा होगी मान लो इतनी, ऐसे ऐसे उसको बनाते चलेंगे अपन, ठीक है। ये अपना बार ग्राफ बन जाएगा। और जब आप बार ग्राफ बनाओगे ना, तो ये जो बीच का गैप है इसको हटा दोगे, ठीक है। इस तरह से ये अपना, इस तरह से ये अपना कंप्लीट हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वांटिटेटिव डाटा था। क्वांटिटेटिव डाटा में क्या है कि जो अपना ग्राफ है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष पे क्या लेंगे अपन, इंटरवल से ले लेंगे। और फ्रीक्वेंसी और वैल्यू तो हमेशा आपको वाई एक्स पे ही लेनी है, ठीक है। मतलब जो वाई एक्सिस है ना, उस पे ही आपको सब कुछ लेना है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ठीक। अब एक्स अक्ष पे क्या इंटरवल ले लेंगे, इस पे तो आ जाएगा इंटरवल्स। और इस पे वही फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो वैल्यू है ना वाई एक्स पे चलेगी। और उन सबको अपन देखते देखते ऐसे हिस्टोग्राम, बार ग्राफ सब बना देंगे। इसको जैसे हिंदी में, हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं दंडालेख, आयत चित्र, है ना, बार ग्राफ हो गया, ठीक है। ये चीज है। और आपको पिछली क्लास में और भी करवा दिया, बस ये समझाना थोड़ा बाकी था। समझा तो आपको दिया था, वो आप देख लेना कैसे वैल्यू निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर मिड पॉइंट के सारे पॉइंट अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, हिस्टोग्राम के अलावा डाटा को प्रेजेंट करेंगे क्वांटिटेटिव को। तो एक तो डॉट प्लॉट मेथड और एक स्टेम एंड लीफ, ये वाले मैं आपको पढ़ाने वाला था आज के लेक्चर में। तो डॉट प्लॉट में क्या है कि एक डाटा लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से। और डाटा लाइन पे ही अपन सारे जितने फ्रीक्वेंसी है ना, सारे डाटा लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। डाटा line drawn horizontally with dots above the values once they are marked on the data line, ठीक है। ये तो है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट इजी है बेसिकली, है इजी। स्टेम एंड लीफ भी। अब स्टेम एंड लीफ है क्या, हिंदी वाले देखो, स्टेम यानी तना और लीफ यानी पत्ती। अब इसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं, एग्जाम्पल से देखो आप। एग्जाम्पल एक बेसिक सा लो, 3 अंकों के लिए ले लो, जैसे 12, 22 और 33, ठीक है। अब अपना डाटा देखो, 11 से 20 तक की लाइन में, 19 तक की लाइन में 22 दो आ रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इसमें अपन क्या करेंगे, स्टेम बनाएंगे 1, 2 और 3 तक का। अब
लीफ क्या होगी, जो ये सेकंड डिजिट आएगी ना, ये ये इसकी लीफ हो जाएगी। जैसे अपन दो लेंगे, इसमें ये तो स्टेम है, इसमें भी दो और इसमें तीन। अब जब अपन इनको कंबाइन करेंगे ना, तो वापस से अपनी यही संख्या बनेगी, ठीक है। ये आपका स्टेम एंड लीफ है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक। अब इसमें 40 डाटा पॉइंट है, टोटल 40 डाटा पॉइंट है। अब अपन इसको डाटा लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे ना, तो ऐसे लाइन बनाएंगे और उस पे जैसे 17 कहीं दो बार आएगा तो 17, फिर वापस 17, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखते चलेंगे कंटिन्यू, वो तो डॉट क्लोज हो जाएगा। अब स्टेम लीफ बनाना है अपन को इसका, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट डाटा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो अपन डाटा है ना वो 11 से और 48 के बीच में है, ठीक है। तो 11 से 48 के बीच में तो अपना स्टेम कितना बनेगा, स्टेम में एक, दो, तीन और चार, बाकी बन जाएगी अपने लीफ। लीफ में क्या है, जैसे 11 वाली लाइन में जितने भी अक्षर आएंगे ना, 11, 12, 13, तो उनका जो अपना यूनिट डिजिट होगा, वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, वो अपन लीफ में लेंगे। जैसे 17, 11, 13, फिर वापस 17, 12, 17, है ना, फिर वापस 11, फिर 18, 15, 13, ठीक है, 16, 15, 19 और 19, ये सारी अपनी लीफ में आएंगे। अब अपन इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे। अब जैसे 11 कितनी बार है, दो बार है, ठीक है। तो अपन एक एक ले लेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे एक 11 बन जाएगा, फिर इसके साथ अगला एक जोड़ेंगे एक 11 बन जाएगा, हो गए दो 11, ठीक है। ऐसे ही 11 के बाद आएगा अगला 12, 12 कितनी बार है, एक बार है, तो 12 ले लेंगे, 12 का दो ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को वापस जोड़ेंगे इसको तो 12 बन जाएगा। अब 13 का तीन देखो, 13 एक बार, 13 दो बार, ठीक है। तो तीन तीन वापस से आ जाएगा दो बार, 13 फ्री। फिर 14 है, देखो 14 नहीं है, 15 है, 15 कितनी बार है, एक, दो, दो बार 15 है, तो फिर पांच, पांच ले लेंगे दो बार, क्यों अपन जैसे इसको जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको करेंगे ऐड, तो वापस 15 15 आ जाएगा। फिर 16 एक बार है, 17 एक, दो, तीन, तीन बार 17 है, तो सात सात, 18 नहीं है, 19 है, दो बार एक, दो, 18 है, सॉरी एक आठ का है ना, ये 18 रहा, ये 18 रहा, तो ये आठ, ये एक बना देंगे अपन इसको 18, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितने काउंट हो रहे हैं टोटल, तीन, तीन छः, तीन नौ और चार 13, 13 समथिंग है क्या, ये देखो ये कंप्लीट बना रखे, 13, 17, 17 कैसे हो गया भाई, 18, आठ आठ, ओहो, 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 18, इनको तो अपन छोड़ ही गए, 18 ये रहा, एक 18 ये रहा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम, एक 18 ये रहा, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो 16, 16 के बाद 18 काउंट करो कितना है, देखो एक, दो, तीन, चार, चार 18 है, तो पहले 17 देखो 17 कितनी बार है, एक, दो, तीन, तीन बार 17 है, तो तीन बार 17 है ना, तो सात सात सात, फिर चार बार आठ है, आठ आठ आठ, ठीक है। ये देखो ये बड़ा रखे, और दो बार 19 आएगा, इसमें दो बार 19, वो दो बार 19 है, तो 19 का नौ नौ, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 17। अब फ्रीक्वेंसी 17, इस तरह काउंटिंग है, 11, 11 और 20 के बीच में ना, मतलब 19 तक, जिसमें 11 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है, टोटल कितने नंबर है 17, ये देखो ये अपनी बनेगी स्टेम एंड लीफ। अब देखो अपन ऐसे करेंगे जैसे अपन को डाटा लाइन में दिखाना होगा ना, 11, फिर वापस 11, है ना, फिर 12, फिर 13, फिर 15,
15, फिर 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19 है ना। अब इसमें क्या है, जैसे अपन को बहुलक का देखना होगा तो अपन क्या करेंगे, बहुलक देखेंगे इसमें। तो जैसे 8 4 बार आ गया तो इसमें 18 बहुलक, फिर इसमें 24 है ना। इसमें कोई सा संख्या 4 बार नहीं है तो अपन डायरेक्ट देख लेंगे कि इसका जो मोड है बहुलक है वो 18 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेम एंड लीफ दियो तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही 20 से 29 तक की लाइन के लिए ये वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, ठीक है। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे 20, इन दोनों को मिलाएंगे 21, फिर 22, फिर 22, फिर 23, फिर 23, 24, 24, 24, 26, 27, 27, 29, 29। पूरे डाटा सेट में 28 नहीं है कहीं पे भी, देखो इसमें 28 हो तो बताना आप, ठीक है। ये देखो 28, 28, 28 कहीं पे भी नहीं है 28, ठीक है। तो अपना स्टेम एंड लीफ सही है। स्क्रीनशॉट लेना, पॉज करना, वीडियो देखना, ठीक है। पहले जैसे समझाया, मतलब जो सेकंड डिजिट हो गई ना अपनी 100 या टेंथ टेंथ जो डिजिट होगी, सेकंड डिजिट लास्ट से दहाई का अंक होगा, वो तो स्टेम में आ जाएगा अपना। और जो यूनिट डिजिट होगी वो अपनी लीफ में आ जाएगी। अब फर्दर क्या करते हैं, जब अपन इसको आगे लेते हैं ना, तो जैसे अब 1 से 19 तक है, 11 से 19 तक, ठीक है। तो अपन इसको दो डाटा सेट में बदलेंगे, एक तो 11 से 15, ठीक है, और दूसरा 16 से 19, ठीक है। या फिर 11 से 15 और 15 से 19, कैसा भी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों में आ जाएगा वो, ठीक है। वो एग्जांपल के साथ दिखाते हैं आपको। जैसे सेम डाटा सेट है, ये लिख रखी है, जैसे 1 से 9 ले लिया है और 0 से 4 ले लिया, ऐसे ही है। जैसे 0 से 4 तक का जो ले लिया लीफ में, इस है ना, और फिर 5 से 9 तक का ले लिया, ठीक है। जब अपन इसको जनरेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हिस्टोग्राम बन जाएगा। इस लाइन पे यहाँ पे करते हैं अपन, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो दोनों साइड हिस्टोग्राम आता है अपना, ठीक है। अपन ने उसमें एक लेक्चर में दिखाया आपको फोटो, पिछले वाले लेक्चर में आप फोटो दिखा रखे हैं वो देखना। अब ये देखो, अपन ने क्या किया, 0 से 4 तक के लिए, 0 से 4 तक की है ना, मतलब 11 से 15 तक की रेंज की ले ली, तो 15 इंक्लूड नहीं होता ऊपर वाले में, ठीक है। वो आपको मैंने पहले बताया है। अब इसमें क्या है, 11, 11, 12, 13, 13, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5। फिर 15 से 19 की फ्रिक्वेंसी 12, ठीक है। फिर नो फ्रिक्वेंसी ऐसे ही 20 से 24 तक, 24, 25 से 29 तक, 30 से 32, 34, 35 तक है ना, फिर 36 से 39, 40 तक। अब 40 से मतलब 44 तक एक भी नहीं है, तो जीरो फ्रिक्वेंसी। फिर 46 और 48 दो डाटा सेट है, ठीक है। तो ये अपने उसको ड्रॉ किया, फिर आया ये हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव। बार ग्राफ आपको बता दिया क्वालिटेटिव डाटा कैसे बनाते हैं। इधर तो एक्स अक्ष पे लिखेंगे क्वालिटी और वाई अक्ष पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी या वैल्यू। अब देखो पाई चार्ट, पाई पाई चार्ट आपके है इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट खूब डीआई में भर भर के आते हैं। देखो पाई चार्ट में क्या होता है, ये सर्किल है, ठीक है, कंप्लीट। ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री, है ना, ठीक है। ये पाई चार्ट का एंगल। अब देखो पाई चार्ट में क्या, क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा दोनों ले लो। इंटरवल दिया हो तो अपन इंटरवल की वैल्यू लिख देंगे पाई चार्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपको चीज सीखनी है ना, वो आप देखो वैल्यू से कैसे निकालते हैं। मान लो आपके 3 एट्रीब्यूट दिए हैं, कोई भी 3 एट्रीब्यूट है, ए, बी और सी, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है। अब मेरे को नहीं पता कितना कितना एरिया कवर करेंगे। अब इसके नियम है, क्या नियम है, अपना जो टोटल एंगल है ना वो 360 डिग्री है। अब जो इनकी वैल्यू होगी ए बी सी की, उसको अपन एंगल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लो इसकी 12 वैल्यू है ना, 12 सी आर, इसकी 15 सी आर, ठीक है। 27 हो गए, 36 कर लो,
और इसकी 9 CR। ठीक है। अब जो अपना ए बी सी का जो टोटल का एंगल आएगा ना सेंटर पे, वो कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मानेंगे कि अपन ए का मान लो 12x एंगल है, बी का 15x है और इसका 9x है। टोटल कितना हो जाएगा 36x। ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू का एंगल कितना है अपने, कितना है 36, टोटल कितना है 360। एक्स का कितना आ जाएगा 36, मतलब 10। ठीक है। तो ए का कितना एंगल बनेगा 120 डिग्री, ए का, ये डिग्री में। बी में कितना बनेगा 150 डिग्री, सी में कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो भाई सी तो पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री हो जाएगी। अब आपको अच्छा अच्छा दिखने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, रंग बिरंगे कलर दे देगा और आपको ये बता देगा, ऐसे देगा सी और ब्रैकेट में ग्रीन कलर से है भाई। ठीक है। ऐसे ऐसे ही आते हैं डीआई, आप पढ़ के बैठो। ठीक है, मेंस पढ़ रखा है आपने, मेंस के लिए पढ़ो। ए के लिए कितना आएगा, ए के लिए थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ये ए के लिए आ जाएगा ये 150 डिग्री। ठीक है। ओ सॉरी, बी के लिए ये 120 डिग्री ए के लिए है, और ये बचा कुचा 120 डिग्री बी के लिए, और ये सी के लिए है। अलग अलग कलर दे देगा आपको, एबीसी के वैल्यू दे देगा। ठीक है। एंगल आप निकाल लोगे और एंगल से आप पाई चार्ट बना लोगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, चाहे तो जेएसओ का पेपर देख लो, है ना, चाहे डायरेक्ट मेंस वाला पेपर देख लो, पाई चार्ट देगा आपको क्लियर। ठीक है। उसमें वैल्यूज कलर दे देगा और इसमें लिख देगा ए बी सी डी ई। ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी का जो अपना उधर सारे है ना, वो दे देगा कि ये येलो रंग से है, ये ग्रीन रंग से है, ये पर्पल रंग से है, ये रेड कलर से है। ठीक है। ये कलर है इसके, है ना, और ये ब्लू कलर से है। ठीक। अब आपको दे देगा, मान लो कोई की वैल्यू दे देगा, डी का, डी की वैल्यू दे देगा आपको, है ना, और उसका एंगल दे देगा। ठीक है। या फिर इन सब की वैल्यू दे देगा और एंगल पूछ लेगा, या फिर एंगल देके एवरेज पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो, परसेंटेज रेशियो में सारी चीज आ जाएगी। वो डीआई पे डिपेंड करेगा कि अपन क्या चीज पूछ रहे हैं। ठीक है। बस अपन को तो सीखना है कैसे बनती है, वो पढ़ने मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है। अब देखो आगे, ये वही लाइन है सेम, ओजाइव लाइन का है वो, पिछली उसकी आ रही थी वो। सेकंड कहाँ पे आया है वो, देखता हूँ मैं, स्टेम एंड लीफ हो गया। हाँ, पाई चार्ट और बार ग्राफ। बार, ये सारी चीज बार ग्राफ के लिए है। ठीक है। ये बार ग्राफ का ये कि उसके मिड पॉइंट को बना देंगे और जेड लाइन आ जाएगी, है ना, जैसे कहीं ज्यादा गैप आ जाएगा तो अपन बीच में से उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्लॉक बोल देते हैं इसको, है ना। ये पढ़ना आप ले लेना, वो सेम ही आपको पहले करवा दिया है। जो बार होंगे ना आपके बार, उनके यहाँ से मिड पॉइंट या टॉप पॉइंट को मिलाते हुए कोई भी लाइन बना देंगे अपन, उसको हो जाएगी लाइन बोलते हैं, तोरण बोलते हैं, तोरण। ठीक है। ये आप कई बार करवाया है। ठीक है, वही चीज है। अब ये क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव का है, जब क्वालिटी दे रखी है। कैसे क्वालिटी, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये क्वालिटी सब्जेक्ट्स हैं। तीन, एक दो तीन चार पांच, फ्रिक्वेंसी देखो कितनी है, 10 15 12 3 10, कितना हो जाएगा टोटल, 27 37 40 50, टोटल है इसका 50। ठीक है। टोटल 50 है। ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज हो गया। ठीक है। अब अपन बना रहे हैं इसका, ये तो अपना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्राफ ही है। ठीक है। देखो ये ग्राफ है कंप्लीट, एक सेकंड, है ना, ये कंप्लीट ग्राफ हो गया अपना। ये एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है। ठीक है। एक्स अक्ष पे क्या ले लिया अपने, क्वालिटी डाटा ले लिया। क्वालिटी डाटा में एट्रीब्यूट क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन,
नर्सिंग और सोशल साइंस। ठीक है, ये अपन ने एक्स एक्स पे शो कर दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, बायोलॉजी में 10 स्टूडेंट है, साइकोलॉजी में 15 है, इसमें 12 है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, नर्सिंग में 3 है, और ये 10 है। ये अपन ने बार ग्राफ बना दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बार ग्राफ भी इसी को बोल देंगे। और जब अपन इसको सटा सटा के लिख देंगे ना बिल्कुल ही ऐसे, 16, फिर 15, फिर 12, फिर 3, और फिर वापस 10, तो ये अपना हिस्टोग्राम हो जाएगा सटा सटा के लिखेंगे जब। यही चीज जैसे वो लिख रखा है, स्क्वीज बार शुड क्लियर इनफ टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन। ये सारे मेजर जो आपको लेने हैं, ध्यान रखना है बस कहीं गलती ना हो जाए उस चीज के लिए। सारी चीज थ्योरी है, बस समझना था जो समझ लिया आपने कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, वही एक्स अक्ष पे क्वालिटेटिव डाटा है, एक्स अक्ष पे अपन ने क्वालिटी ले ली, मेजर ऑफ सब्जेक्ट ले ली स्टूडेंट, है ना, और ये उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 का डबल, मतलब टोटल 50 थे आपके। ठीक है, अब टोटल 50 थे तो परसेंटेज निकालते हैं अपन, 100 में से 100% बचते 50। हर चीज का जितना करेंगे, जैसे फर्स्ट में 10 है तो 10 से, फिर 15 से गुणा, फिर 12 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 10 से गुणा, और ये सारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। अब ये लाइन है, ये लाइन क्या है, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, उसका टोटल है। ये आपकी एट्रीब्यूट्स वही सारे। ठीक है, एक्स एक्स पे। अब यहाँ पे जो परसेंटेज था ना, उसको जोड़ते चलेंगे, जैसे 20, फिर 30, हाँ, है ना, फिर कितना है इसमें देखो, 20, 30, 24, 6, 20, 24, 6, 20, है ना, 24, 6 और 20। अब इसमें क्या करेंगे, अपन ऐड करते चलेंगे कम्युलेटिव में। 20 यहाँ पे था, अब जैसे ही इसका 30 और ऐड करेंगे ना, तो इसका 50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कम्युलेटिव में। अब इसमें अगला 24 और ऐड करेंगे तो 74 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फिर 80 ये आ गया, है ना, फिर 100, बस 100 तक जाएगा। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने जो लाइन थी ना उनकी, बार ग्राफ्स का जो टॉप पॉइंट था, उनको जोड़ के अपन ने बना दिया, तो ये तोरण है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तोरण ऐसे बनाते हैं कि भाई अपन ने CRF डिस्ट्रीब्यूशन लिया और उसको एक लाइन के फॉर्मेट कर दिया। ये पाई चार्ट है। ठीक है, अब टोटल 50 था। ठीक है, 50 वैल्यू है, 360 मान है उसका, फिर इसमें 50 का भाग देंगे, हर एक से गुणा कर देंगे। जैसे 10 था तो ये 0 दूनी 72, तो जहाँ पे वैल्यू 10 10 थी ना, उसके एंगल का मान 72 डिग्री, 72 डिग्री ऐसे हो जाएगा। और ये जो कलर्स दे रखे हैं ना आपको, ये शो कर रहे हैं। ठीक है, कि आपकी क्या क्या चीज है ये सारी। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज नर्सिंग के लिए, नर्सिंग में कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। बस ये चीज आपको DI में देखनी होती है। ठीक है, वो ये है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, पाई चार्ट देख लिया, परेटो चार्ट, बार ग्राफ, बार आर ड्रॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव। परेटो चार्ट क्या है देखो, बार ग्राफ देख लिया अपन ने, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब परेटो चार्ट में क्या होता है, अब परेटो चार्ट is a bar graph whose bars are drawn in decreasing order of frequency और relative frequency। इसमें क्या है, जैसे कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना क्या है, एक्स वाई जेड है। अब जो आपके यहाँ पे मेजर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे ना, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे। अब उनमें क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, उसको आपको फर्स्ट लिखना है। जैसे मान लो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 30 थी, कहीं पे भी बीच में था 30, तो उस 30 को अपन यहाँ पे लिखना है। अगले की 24 है तो 24 को अपन यहाँ लिखेंगे। अगले की 20 है तो 20 को अपन ऐसे लिखेंगे, अभी गैप ले लो अभी तो, है ना। फिर अगले की मान लो 6 है तो 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन शो करेंगे।
पहले क्या रैंडमली बार ग्राफ में कोई सा भी जो फर्स्ट दे रखा था ना, अपन ने उसको फर्स्ट कम ज्यादा ऐसे कहीं पे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो बार ग्राफ था। परेटो चार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस ये चीज देख लेना। अब इसका क्या है, इट इज मेनली ए क्वालिटी टूल फॉर इंडस्ट्री और बिजनेस अलाइक, है ना, टू हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ यूज इफेक्ट। अब देखना क्या है, परेटो चार्ट दिया होगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री में तो आपको देखना होता है कि टॉप प्रॉफिट किसका है, तो अपन ये दो तीन नहीं देखेंगे, आगे का फुल डाटा नहीं देखेंगे। बार ग्राफ में क्या है, अपन को एक एक का देखना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा किसका ज्यादा कम है। तो जो पेपर में आता है ना वो बार ग्राफ आता है, कि उसको पता है भाई स्टूडेंट परेटो चार्ट से डायरेक्ट बता देगा किसका कितना क्या है, ठीक है। ये परेटो चार्ट देखो, 12, 15, 10, 10, 3, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। परेटो चार्ट फॉर इनरोल, वही आपका सेम क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ये परेटो चार्ट हो गया। ये इसकी थ्योरी दे दी, ही कैन गेट क्या मेजर सोर्स फॉर स्क्रैप और गोट ऑन इट, ठीक है, वही सेम। अब वापस देख लिया आपने सब कुछ, यही है बस इसमें तो इतना ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन सारी चीज आपको करवा दी है इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। सिलेबस आपने देख लिया, क्या क्या सिलेबस है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन था ना, उसमें बड़े बार ग्राफ, परेटो चार्ट, स्टेम एंड लीफ, पाई चार्ट, है ना, सारी चीज आ गई, सारी चीज सिखा दी आपको। बस इसमें क्वेश्चन क्या देखना है, जो अपने क्वेश्चन आएगा ना पेपर में। अब इस यूनिट का जो क्रक्स है ना, क्रक्स, वो क्या है कि आपका जो डाटा का टाइप है ना, टाइप ऑफ डाटा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, एक आएगा तो। बाकी जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग मेथड्स, है ना, वहां से क्वेश्चन आपको 100% आता है। और दो तीन क्वेश्चन आएंगे आराम से, क्यों भाई, 100 क्वेश्चन है, सिलेबस लिमिटेड है। सैम्पलिंग मेथड से मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। क्लासिफिकेशन डाटा से कुछ नहीं आएगा, है ना। बाकी जो ग्राफ, चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, टेबुलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और जो भी टेबुलेशन में आपको पूछ लेगा, CRF, है ना, CMF, ये सारी चीज पूछ लेगा। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, कितना क्या दे रखा है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है। हिस्टोग्राम से रिलेटेड आ जाएगा। ओजाइव लाइन, डायरेक्ट आएगा ओजाइव लाइन। ओजाइव लाइन क्या आएगा कि जैसे अपने पास कोई हिस्टोग्राम है, क्वेश्चन बनेगा, हिस्टोग्राम में कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, उसका जो अपन लाइन से ड्रॉ करते हैं ना, उसको कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लाइन था, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ओजाइव लाइन, ठीक है। तोरण, क्वेश्चन ये आएगा भाई, तोरण का तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। बाकी अब अपना जो सेकंड लेक्चर होगा ना, मतलब जो लास्ट लेक्चर होगा, थ्योरी तो इसकी फिनिश है, ठीक है। थ्योरी क्या है, फिनिश। और जो अपना सेकंड इसके बाद का जो अगला लेक्चर है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर में आए हुए करवाऊंगा, कुछ एक दो बुक से करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू। क्लास खत्म करते हैं यहीं पे आज।